अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। नॉर्मली स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसको डेफिनेशन से देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ग्राफिकली हम कंज्यूमर सरप्लस को या प्रोड्यूसर सरप्लस को किस तरह शो कर सकते हैं। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस किसे कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एक डिफरेंस है बिटवीन the consumer's willingness to pay for a commodity and the actual price paid by them। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग अभी आप इसको जो है इग्नोर करें कि इक्विलिब्रियम प्राइस का यहाँ पे क्या काम है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये समझें कि किन दो चीज़ों का डिफरेंस है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे। कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे का क्या मतलब है कि कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए कितना पे करने को तैयार है, कितना विलिंग है उस कमोडिटी के लिए पे करने को, और एक्चुअल में उसे कितना पे करना पड़ा। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कह रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके हम एक पेन खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने लिए, और हमने अपने जहन में एक उसकी वैल्यू रखी हुई है कि भाई अगर ये पेन जो है वो मुझे 100 रुपीज़ का मिल जाता है, ठीक है, तो मैं ये पेन ले लूंगी। अब ये जो मैंने अब ये 100 रुपीज़ क्या है, ये मेरी विलिंगनेस टू पे है। ठीक है, मैं इतना पे करने को तैयार हूँ इस पेन के लिए, मैं इतना विलिंग हूँ कि अगर मुझे वो 100 रुपये का मिलता है तो मैं ले लूँ। ठीक है, मैं मार्केट में गई और मुझे मार्केट में पता चला कि इस पेन की प्राइस कितनी है, 80 रुपीज़। तो मुझे एक्चुअल में कितना पे करना पड़ा? सिर्फ 80 रुपीज़ पे करना पड़े। मैं बिलिंग कितनी थी? 100 रुपीज़ पे करने को। इट मीन्स कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 20, ये 20 क्या है? ये इस 20 को हम बोलेंगे कि ये है मेरा कंज्यूमर सरप्लस। आप सरप्लस को बचत से भी बता सकते हैं, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। आप सरप्लस को बचत भी कह सकते हैं, कितनी मेरी बचत हो गई, ठीक है ना, 20 रुपए की। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस का ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कंज्यूमर कितना पे करने को तैयार है किसी कमोडिटी के लिए और उसे एक्चुअल में कितना पे करना पड़ा, इसका डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अब देखते हैं कि ग्राफिकली इस बात को हम किस तरह शो कर सकते हैं। अब ये हमने एक डिमांड कर्व बनाया है, और सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये डिमांड कर्व जो है वो हमें क्या शो कर रहा होता है। हमने डिमांड की, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि डिमांड क्या है कि कोई भी कंज्यूमर जो है उसका वो कितना विलिंग है और कितनी एबिलिटी है उसकी पे करने की किसी भी कमोडिटी के लिए। ये भी आप डिमांड की एक डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है ना। विलिंगनेस टू पे भी आपकी डिमांड की ही एक डेफिनेशन है कि लेट्स सपोज मैं बोल रही हूँ कि कंज्यूमर ये क्वांटिटी बाय करना चाहता है, ठीक है, तो कंज्यूमर इस क्वांटिटी के लिए कितना पे करने को तैयार है, ये चीज़ मुझे कौन बताएगा? डिमांड कर्व बताएगा कि भाई इस क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर इतना पे करने को तैयार है, ये इसकी विलिंगनेस टू पे। तो डिमांड कर्व पे हमें हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आ रहे होते हैं, जो क्वांटिटीज आ रही होती हैं, उस पर हमें कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे पता लग रही होती है कि कंज्यूमर इन क्वांटिटीज के पे कितना पे करने को तैयार है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि वैसे तो कंज्यूमर सरप्लस का ताल्लुक सिर्फ जो है वो डिमांड के साथ ही है, ठीक है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि डिमांड कर तो हमें क्या बता रहे हैं? विलिंगनेस टू पे, कि वो कितना पे करने को तैयार है, बट एक्चुअल में उसे कितना पे करना पड़ा ये बात हमें कैसे पता चलेगी? जाहिर है ये बात हमें पता चलेगी कि मार्केट में उस चीज़ की कितनी प्राइस थी और मार्केट में उस चीज़ को लेने के लिए उसको कितना एक्चुअल में पे करना पड़ा। और ये मार्केट प्राइस हमारे पास किस तरह आ रही होती है? मार्केट प्राइस दो तरह की होती है। एक तो वो प्राइस जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से डिटरमिन हो रही होती है, या फिर कुछ चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती हैं, जैसे कि जिसको आप रेगुलेटेड प्राइस कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम फिलहाल रेगुलेटेड प्राइस की बात नहीं करते, अभी हम इक्विलिब्रियम प्राइस को लेकर अपने एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। और इक्विलिब्रियम के लिए जाहिर है कि हमारे पास डिमांड और सप्लाई दोनों कर्व्स होने चाहिए, उन दोनों की इंटरसेक्शन से ही इक्विलिब्रियम डिटरमिन होता है। तो इसी ग्राफ में हम अपना सप्लाई कर्व भी जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, ये डिमांड और सप्लाई की इंटरसेक्शन से हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो रहा है, और जहां इक्विलिब्रियम हमारे पास डिटरमिन हो रहा है वो वहां पे हमें एक इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर मार्केट प्राइस पता लग रही है
कि इस कमोडिटी की मार्केट में क्या प्राइस है, ये प्राइस है जिसको हम पीई कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखें कि आप कंज्यूमर सरप्लस किस तरह डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। Q1 क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर कितना पे करने को तैयार था, कितना बिलिंग था, ये चीज हमें डिमांड कर्व बता रहा है कि भाई वो इतना पे करने को तैयार था। बट एक्चुअल में जब वो मार्केट में गया तो उसको कितना पे करना पड़ा, इतना पे करना पड़ा। तो ये जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, ये डिफरेंस क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इस डिफरेंस को इस तरह आप शेडेड एरिया से शो कर सकते हैं कि ये डिफरेंस आपका कंज्यूमर सरप्लस का है। इसी तरह आप बोलें कि भाई सेकंड क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर गया और सेकंड क्वांटिटी के लिए कंज्यूमर ने बोला कि अगर मुझे इतनी प्राइस पर ये मिल जाता है तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन एक्चुअल में उसे कितना पे करना पड़ा, इतना पे करना पड़ा। अगेन ये कंज्यूमर सरप्लस आ गया। तो ये कंज्यूमर सरप्लस कहाँ तक, ये एरिया कहाँ तक कंज्यूमर सरप्लस में शामिल होगा आपका, जहां पे उसकी विलिंगनेस टू पे और एक्चुअल प्राइस ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ पे आगे कंज्यूमर सरप्लस का एरिया खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस क्वांटिटी पे क्या हो रहा है, उसकी विलिंगनेस जो है पे करने की उतनी वही मार्केट प्राइस चल रही है। तो अगर हम, तो मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ कि अगर हम ये देखना चाहें कि कंज्यूमर सरप्लस का एरिया किस तरह फाइंड किया जा सकता है, तो हम उसको ग्राफिकली कैसे बताते हैं, द एरिया बिलो द डिमांड कर्व, ठीक है। ये हमारे पास डिमांड कर्व है, द एरिया बिलो द डिमांड कर्व, बिलो द एरिया जो आ रहा है, एंड अबव द प्राइस लाइन, ये हमारी प्राइस लाइन है, ठीक है। तो द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन जो है वो आपका कौन सा एरिया कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कहलाता है। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर एरिया आ रहा है बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन, ये कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हो गया, ठीक है। तो अब समझते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस किसे कहते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई गुड्स फॉर एंड द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम व्हेन ही मेक्स द ट्रेड। देखें, बिल्कुल इसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस को भी हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि वो किस अमाउंट पे अपने गुड्स को सप्लाई करना चाहता है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर अपनी एक रिजर्व प्राइस उसने सेट की हुई होती है ना। एक रिजर्व प्राइस क्या होती है, एक मिनिमम प्राइस जिस पे प्रोड्यूसर कहता है कि एटलीस्ट मुझे ये मिनिमम प्राइस मिलनी चाहिए, अगर मुझे ये प्राइस मिलेगी तो ही मैं अपनी गुड्स सप्लाई करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो हर प्रोड्यूसर ने अपनी एक रिजर्व प्राइस, एक मिनिमम प्राइस रखी हुई होती है, ठीक है, जिस पे वो अपनी कमोडिटी को सप्लाई करने को तैयार होता है, विलिंग होता है। और अगर मार्केट में उसको उस विलिंगनेस से ज्यादा अमाउंट मिल जाती है, ठीक है, जब वो ट्रेड करता है, तो अगर उसको एक्चुअल अमाउंट जो वो रिसीव कर रहा है सप्लाई करने पर अगर वो उससे ज्यादा है, तो जो उसके पास डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अगेन इसको पहले हम सप्लाई कर्व से समझ लेते हैं कि सप्लाई कर्व हमें किस तरह शो करेगा। तो देखिए ये सप्लाई कर्व है जिसे हम अक्सर मिनिमम प्राइस कर्व भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बोल रहे होते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट में। अभी हम ये बात करें कि ये सप्लाई कर्व हमें क्या बता रहा है। देखिए ये सप्लाई कर्व हमें बता रहा है कि हर क्वांटिटी पर अगर प्रोड्यूसर ये क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है तो एटलीस्ट उसने अपनी एक रिजर्व प्राइस रखी हुई है, एक मिनिमम प्राइस रखी हुई है जिस पे वो विलिंग है अपनी इस कमोडिटी को सप्लाई करने पर। जाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी मिनिमम प्राइस बनाते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है उस चीज को प्रोड्यूस करने में। अगर उसकी कॉस्ट जो आ रही है, अगर वो ऐसी प्राइस जिस पे उसकी कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही, उस पर तो जाहिर है वो विलिंग नहीं होगा अपनी कमोडिटी को सप्लाई करने पर, ठीक है ना। तो जाहिर है उसकी रिजर्व प्राइस कुछ फैक्टर्स बना रहे होते हैं जिसपे वो ये डिसाइड करता है कि अगर मुझे ये प्राइस मिली तो मैं अपनी ये क्वांटिटी सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मार्केट में उसको इस प्राइस से ज्यादा प्राइस मिल जाती है तो जाहिर है उसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। अभी जो हमने ऊपर अपने एक इक्विलिब्रियम ग्राफ देखा था उसी में हम प्रोड्यूसर सरप्लस को भी देख लेते हैं ना। अब ये सेम ग्राफ है जिसपे हमने कंज्यूमर सरप्लस को भी आइडेंटिफाई करा था, इसी सेम ग्राफ में हम प्रोड्यूसर सरप्लस को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज प्रोड्यूसर जो है वो ये क्वांटिटी सप्लाई करना चाहता है तो उसने एक प्राइस रखी हुई है जो वो विलिंग है कि अगर मुझे ये प्राइस मिलती है तो मैं अपनी कमोडिटी सप्लाई कर दूंगा। बट मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो चल रही है दिस वन, ठीक है।
तो अब ये जो डिफरेंस होगा ये उसका क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगा। अगेन हम डिफरेंट क्वांटिटीज में देख सकते हैं, अगर वो ये क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहा है तो वो ये बिलिंग है कि इतनी प्राइस जो है वो रिसीव करे, एक्चुअल में उसको इतनी प्राइस मिल जाती है, अगेन ये एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये एरिया कब तक आपका चलता रहेगा, ये सरप्लस जब तक आपको दिख रहा है, जब तक जो जितना वो बिलिंग है रिसीव करने के लिए उतना ही अगर उसको एक्चुअल में मिल रहा है तो यहाँ पे इसका प्रोड्यूसर सरप्लस एंड हो जाएगा। अब हम ग्राफिकली इसको किस तरह शो कर सकते हैं, ग्राफिकली हम इसको शो कर सकते हैं as the area above the supply curve and below the price line। तो above the supply curve and below the price line जो आपके पास ये ट्रायंगुलर एरिया आ रहा है, ये ट्रायंगुलर एरिया क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर एरिया हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस का आ गया। तो होप के आपको ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।